इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। जहां से रायबरेली की सीमा शुरू होती है वहीं सड़कों पे गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बीजेपी ने भैरव प्रसाद मिश्रा को यूपी के बांदा लोकसभा हलके से इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा बीजेपी की सीईसी मीटिंग में कुछ और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी के साथ इत्तेहाद के सिलसिले में मंगल के रोज हतमी फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस फहरिस्त में बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ लोकसभा हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में बीजेपी सदर राजनाथ सिंह के खिलाफ बॉलीवुड अदाकार जावेद जाफरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि गांधीनगर, गुजरात से एल के आडवाणी के खिलाफ ऋतुराज भाई मेहता को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की 22 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल 13वीं फहरिस्त में 3 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। एक मुस्लिम उम्मीदवार यूपी से और 2 बिहार से मैदान में उतारे गए हैं। इंतखाबात के मौके पर वोटरों को राग़िब करने के लिए लीडर तरह तरह के बयान देते हैं। वो ऐसा वोट बैंक को मजबूत करने के लिए करते हैं, मगर दिल्ली बीजेपी इकाई के सीनियर लीडर विजय कुमार मल्होत्रा का मुस्लिम अक्सरियत इलाकों के ताल्लुक से दिया गया बयान उनके गले की हड्डी बन सकता है। गुज़िश्ता दिनों मल्होत्रा ने दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया था, जिसकी सियासी और समाजी हलकों में नुक्ताचीनी की जा रही है। मल्होत्रा के बयान पर बरहम मुसलमानों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की भी सोच रहे हैं। दिल्ली की रियासती बीजेपी के साबिक सदर विजय कुमार मल्होत्रा की जानिब से जामिया नगर समेत मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को दहशतगर्दों का अड्डा करार देने के मामले को लेकर जामिया नगर के अवाम में जबरदस्त गुस्से की लहर दिखाई दे रही है। मल्होत्रा के खिलाफ अब तक थाना जामिया नगर में 2 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी की 3 शिकायत दर्ज कराई गई हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट बटला हाउस यूथ रेजिडेंट की जानिब से बीजेपी लीडर विजय कुमार मल्होत्रा और कौमी सदर राजनाथ सिंह को कानूनी नोटिस भेजी गई है। ताहम विजय कुमार मल्होत्रा ने माजरत खाही के बजाय इसे पार्टी लाइन के ऐन मुताबिक करार दिया, जिससे नौजवानों की बरहमी में और इजाफा हुआ है। खुदा न खास्ता मोदी अगर इस मुल्क का प्रधानमंत्री बन गया तो जहाँ इस तरह की मुस्लिम पॉकेट्स हैं या मुस्लिम एरियाज हैं उनको टेररिज्म के नाम पर घेरने की साजिश है और उसी की ये तैयारी चल रही है। बीजेपी को विजय कुमार मल्होत्रा जी है, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इसकी तफ्तीश होना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से भी गुजारिश करूंगा कि इनके बारे में इन पर केस दर्ज होना चाहिए, इनकी तफ्तीश होनी चाहिए। जामिया नगर को मुसलमानों के सबसे तालीम याफ्ता इलाके के तौर पर जाना जाता है। इस इलाके में मुस्लिम तंजीमों के दफातर के अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया की वजह से जामिया नगर की सूरत में नमदार हुए इस मुस्लिम इलाके को तालीम का हब भी माना जाता है। इसके बरक्स बीजेपी लीडरों के रवैये से जामिया नगर के लोग सख्त बरहम हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी की मंजूरी इलेक्शन कमीशन खत्म करे। एक पूरे इलाके को रेजिडेंशियल एरिया को उन्होंने टारगेट किया, मुसलमानों को उन्होंने टारगेट किया इस पर। तो ये जो इन्होंने किया है ये सेक्शन 153A और 153B IPC के अंदर ये पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, जिसमें 3 से 5 साल तक की सजा है। चूंकि इसमें सजा है इसलिए हमने क्रिमिनल कंप्लेंट केस फाइल किया है पुलिस में, और चूंकि ये जो रिकॉग्निशन के अवहेलना है जो इलेक्शन कमीशन है उसकी, इसलिए हमने वहां पर एप्लीकेशन दी है कि इसकी भारतीय जनता पार्टी की रिकॉग्निशन को खत्म किया जाए। दहशतगर्दी के नाम पर हो रही सियासत और बयानबाजियों के चलते जामिया नगर के अवाम आजिज आ चुके हैं और वो इसका कतई हल चाहते हैं। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हैदराबाद के मौलाना अब्दुल कवी की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उनके मुताबिक इंतखाबात में सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। दारुल नदवतुल उलमा की मजलिस शूरा में शिरकत करने लखनऊ आए मौलाना रहमानी ने मुसलमानों को डरा धमका कर वोट हासिल करने वाली जमातों की मजम्मत की। हमारा एहसास ये है कि इसके बुनियादी तौर पर 2 मकासद हैं। एक तो मदारिस और इस्लाम की खिदमत करने वाले लोगों की यानी उनके हौसले टूट जाएं,
اور انشاءاللہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکے گی فرقہ پرست عناصر کو، اور دوسرے سیاسی فائدہ اٹھانا، یہ بدترین استحصال ہے اور یہ لوگوں کی ناش پر کھڑے ہو کر اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے مسلمانوں کو ایک سیاسی رخ دینے کے لیے آئندہ 12 اپریل کو دہلی میں مجلس عاملہ اور ذمہ داران کی میٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم مجلس مشاورت کے قومی جنرل سیکریٹری محمد سلیمان کا کہنا ہے کہ اس بار کا انتخاب سیکولرزم اور فسطائیت کے درمیان ہے، ایسے میں مسلم مجلس مشاورت نے اپنے ایجنڈے میں اس کو مرکزی موضوع بنایا ہے۔ قوتیں فسطائی قوت اور وہ قوتیں جو اس ملک میں جمہوری نظام کی بقا چاہتی ہیں، ان حالات میں مشاورت کی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے کہ اس پر غور و فکر کرے۔ اس سلسلے میں 12 اپریل کو میٹنگ ہے اور یقیناً مشاورت اپنا قومی فریضہ انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہے۔ مشاورت کی قیادت اس سلسلے میں پہلے سے سرگرم عمل ہے۔ آپ کے علم آیا ہوگا کہ مختلف جماعتوں نے مشاورت کے ذمہ داروں سے ملاقاتیں کی ہیں، انوائٹ کیا ہے، ان سے بات چیت ہوئی ہے، تو عمل تو پہلے سے ہو رہا ہے۔ یہ باضابطہ میٹنگ 12 اپریل کو ہے کہ اس پر فائنلی ہم لوگوں کو کیا کہتے ہوئے پبلک میں جانا چاہیے۔ اس لیے یوپی میں اقلیتوں کے لیے اعلان شدہ دیگر فلاحی اسکیموں کی طرح ہماری بیٹی اور اس کا کل اسکیم بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ سال 2012-13 میں انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں کامیاب ہونے والی طالبات مئو کے اقلیتی فلاح و بہبود کے دفتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ ان طالبات نے اسکیم کے تحت یہاں فارم جمع کیے ہیں، لیکن انہیں 1 سال بعد بھی اعلان شدہ 20,000 روپے جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ مئو کے اقلیتی فلاح و بہبود افسر کے دفتر پر تالا لگا رہتا ہے۔ ای ٹی وی نے جب دفتر کے ذمہ داروں سے اس سلسلے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی تو بتایا گیا کہ پیسہ جاری ہو چکا ہے، جبکہ طلبہ کا کیا کہنا ہے آپ بھی سنیے۔ جمع کرنے کے باوجود یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نوٹری، میں نے پوچھی کہ نوٹری دیکھیے یہاں پہ ہے، کوئی آدمی نے 1,000 روپیہ مانگا ہے یہاں پہ۔ وہ نوٹری پھر کسی طرح سے واپس کی گئی، اور کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیں جمع، اور لاسٹ میں میں جمع کر کے دیکھی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں نہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس بھیج دیا گیا ہے لیکن ابھی تک ملا نہیں۔ ہم لوگ اتنے دن سے فارم جمع کیے ہیں لیکن ہم لوگوں کا پیسہ نہیں ملا ہے۔ ہم لوگ آفس میں بھی جا کے بولے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا پیسہ چلا گیا لیکن ابھی تک ہم لوگوں کا پیسہ ملا نہیں۔ کس مت کا پیسہ ہے وہ ہماری بیٹی اس کا کل۔ یہ کیا لیے ہوئے ہیں آپ؟ جی میرا فارم ہے، پاس بک کا زیروکس ہے جو کہ میرا فائل نمبر 2933 ہے۔ یہاں سے پیسہ ای پیمنٹ بھیج دیا گیا ہے، اب وہ کھاتے میں پیمنٹ ہو سکتا چلا گیا اور نہیں اگر گیا ہے تو 2 دن کے اندر کھاتے میں چلا جائے گا، لیکن اگر وہ اپاتر ہوں گے یا ان کو پینالٹی کی نہیں لگی ہوگی تو وہ تو کنسیڈر اسی وجہ کے اندر کر ہی نہیں پا رہے ہیں، تو وہ ہمارے کاریالے میں انڈیویجلی ایک ایک کر دیکھ لیں کیا اسٹیٹس، اس کے بعد ہم کو نردھارن کر دیں گے۔ آپ کے جو سنکھیت کلیان ادھیکاری ہیں جی کون ہیں اس وقت؟ اس میں لالما صاحب ہے، ان کو 2 جنپدوں کو چارج ہے، اعظم گڑھ جنپد ہے، مئو جنپد۔ کہاں زیادہ بیٹھے ہیں؟ وہ 3 دن یہاں بیٹھتے 3 دن وہاں بیٹھتے ہیں۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد۔ انٹر پاس چھاترائیں کنیا ودیا دھن یوجنا کی مدد سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہائی اسکول پاس یووا نوکری ملنے تک بے روزگاری بھتہ کی مدد لے رہے ہیں۔ انٹر پاس چھاتروں کو مفت لیپ ٹاپ بانٹے گئے۔ سماجوادی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیں۔ خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پونے میں گرفتار کیے گئے مبینہ گینگسٹر کے خلاف مکوکا لگانے کے فیصلے کو بامبے ہائی کورٹ نے برقرار رکھا ہے۔ مبینہ گینگسٹر کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم فرمان عمران شاہ عرف کارو نے اپنے خلاف مکوکا لگانے کے لیے مناسب شرائط کی عدم موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے پونے کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، تاہم عدالت نے عمران شاہ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پونے کی عدالت کی جانب سے مکوکا لگائے جانے کو قانونی خامیوں سے پاک قرار دیا ہے۔
कर्नाटक में अक़लियती तलबा पेशा वराना कोर्सों के लिए अब आसानी के साथ लोन हासिल कर सकते हैं। महकमे अक़लियती बहबूद ने 2014 में CET के जरिए दाखिला लेने वाले अक़लियती तलबा को दाखिले के दिन ही लोन फराहम करने की सहूलत शुरू की है। बेंगलुरु में वज़ीर अक़लियती बहबूद कमरुल इस्लाम ने इसकी जानकारी दी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशा वराना कोर्सेज में दाखिला अक़लियती तलबा के लिए बड़ा सब्र आज़मा मरहला होता है। दाखिले का इम्कान भी हो तो माशी हालात होनहार तलबा की राह में हायल हो जाते हैं। लेकिन कर्नाटक के अक़लियती तलबा के लिए खुशखबरी है। कर्नाटक अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने एक इनकलाबी पहल की है। रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद ने इस पहल पर रोशनी डाली। वो ये है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो गरीब माइनॉरिटीज के बच्चे, माइनॉरिटीज माने मुसलमान है, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, सभी, तो वो बच्चे अगर KMDC को CET में जाने से पहले अपना एक हमारा एप्लीकेशन दे दें तो हम उनके पैसे CET के दिन ही CET को दे देंगे, ताकि उनको ड्राफ्ट बनाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि तलबा को तालीम के लिए मिलने वाला ये कर्ज पूरी तरह से सूद से पाक होगा और कर्ज की रकम रास्त तालीमी इदारे तक पहुंच जाने से गरीब अक़लियती तलबा को तालीमी कर्ज के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तलबा की सहूलत के लिए पहली मरतबा इस तरीके कार को इख्तियार किया गया है। ETV न्यूज, बेंगलुरु। रांची का आजाद कॉलेज कभी मियारी तालीम के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इस कॉलेज की बदनज़मी के चर्चे आम हैं। तलबा को शिकायत है कि कॉलेज के असातिज़ा क्लासरूम का मुंह नहीं देखते, जबकि असातिज़ा तलबा पर अदम मौजूदगी का इल्जाम लगा रहे हैं। ETV नुमाइंदे ने इस पूरे मामले की तह में जाने की कोशिश की। रांची के मौलाना आजाद कॉलेज की दर्स तदरीस में बेहद लापरवाही बरती जा रही है। तलबा की शिकायत है कि ना तो प्रिंसिपल वक्त मुकर्ररा पर मौजूद रहते हैं और ना ही असातिज़ा, जिसकी वजह से तालीम मुतासिर हो रही है। बस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है टाइम से। प्रिंसिपल आते 12:30 बजे और प्रिंसिपल आने के बाद प्रिंसिपल के 7:30 बजे से क्लास है पॉलिटिकल साइंस का। वो क्लास हम लोग का हरदम छूट जाती है। जब से कॉलेज आ रहे हैं तब से एक भी क्लास पॉलिटिकल साइंस का नहीं की है। फर्स्ट ईयर में है की क्लास सही से नहीं होता है समय पे। अगर समय पे भी आने से भी टीचर नहीं आते समय से। समय स्टूडेंट पहुंच जाते हैं लेकिन टीचर नहीं आने पाते हैं। और टीचर ऐसे हैं कि अगर लेट से अगर हो गया तो हम लोग बोलने जाए कि क्लास कराइए सर, तो बोलते हैं कि अभी तो टाइम खत्म हो गया है। वहीं कॉलेज के असातिज़ा की शिकायत इसके बिल्कुल बरक्स है। उनका इल्जाम है कि बेशतर तलबा क्लास में मौजूद रहने के बजाय कॉलेज में आकर महफिलें जमाते हैं। रांची यूनिवर्सिटी के प्रो VC डॉक्टर M रजीउद्दीन ने ऐसी शिकायत मिलने पर मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया है। उनकी शिकायत बिल्कुल गलत है। क्लास वहाँ होता है, जब आएंगे आप तब तक क्लास होगा। आप आइएगा, जाके हॉल में बैठ करके गप कीजिएगा, शिकायत कीजिएगा क्लास नहीं हो रहा है, ये तो गलत तरीका है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक इस्लामी स्कॉलर ही नहीं बल्कि शायर, सहाफ़ी, मुफक्किर कौम और मुजाहिद आज़ादी थे। उनका शुमार मुल्क के सफ़े अव्वल के कायदीन में होता था। गांधी जी के शाना बशाना काम किया था, लेकिन आज मौलाना मोहम्मद अली की मीरास को हिंदुस्तान में उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है जैसी कि दी जानी चाहिए। इस बात की शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि खुद मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नवासे ने की है। मौलाना मोहम्मद अली का इंतकाल तहरीक आज़ादी के दौरान ही हो गया था, लेकिन मौलाना शुरू से ही मुल्क की तकसीम के सख्त खिलाफ थे। जंग आज़ादी की तहरीक के साथ ही मौलाना ने मुत्तहिद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा, लेकिन ये अलमिया ही है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मीरास और उनके नाम को हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में महफूज किया गया। पर मोहम्मद अली जौहर के खानदान से ताल्लुक रखने वाले मानते हैं कि मौलाना की जैसी शख्सियत थी, उसके मुताबिक उनकी मीरास को अहमियत नहीं दी गई। और ज़िमनी तौर पर मैं एक बात याद करूं कि जवाहरलाल नेहरू उनके सेक्रेटरी रहे हैं और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। तब हम इसको क्या करें, ये तो कांग्रेस का काम था कि उन चीज़ों को महफूज करती। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं उनके ख़ानदान का आदमी हूँ
उनकी वो तमाम गजलियात जो जेल के अंदर से सेंसर की बाकायदा उसके ऊपर मोहर लगी है, मैंने छापी भी है अपनी किताब में, वो सारी कराची म्यूजियम में है। इसलिए कि एक जमाने में यहाँ पर जब ये कहा गया कि भाई इसको कोई खरीद ले, तो कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। हमारे वहाँ के जो बाहर हैं, आपको मालूम है कि इस तरह का काम करने वाले, वो खरीद के उन्होंने नेपाल भेजा, नेपाल से मालूम हुआ कि वो पाकिस्तान कराची चला गया। तो अब इसमें तो आम पब्लिक की, हम लोगों के लेवल की बात ही नहीं है। मौलाना आजाद की विरासत और मीरास को लेकर हुकूमतों की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौलाना के नाम पर कायम की गई रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी सियासी दांवपेच में उलझकर खुद अपनी पहचान तलाश रही है। जिन लोगों ने वो अदारा शुरू किया है, अब चूंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, तो वो तो एक म्यूजियम भी बनाना चाहते हैं, लेकिन एक तो लैक ऑफ फंड है, दूसरी बात यह है कि उनके नाम के सबसे बड़ी दुश्वारियां हैं, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोकली अब वो चूंकि एक सियासी शख्स ने वो अदारा कायम किया है, उसकी मुखालिफत है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आवाम ये चाहती है कि ऐसा हो। एक स्कॉलर, सहाफी, शायर और मुफक्किर के तौर पर मौलाना की शोहरत से अलग मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक मुजाहिद की हैसियत से मुल्क के सच्चे सिपाही भी थे, लेकिन अफसोस कि हमारे आजाद मुल्क के सियासी नजरिए ने इस पहचान को भी अहमियत नहीं दी जिसके मौलाना हकदार थे। ईटीवी न्यूज, मेरठ। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद हज हाउस के लिए 17 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। यूपी हज कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान अहमद ईटीवी को जानकारी देते हुए बताया कि हुकूमत ने हज हाउस की इमारत के लिए 35.77 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें से पहली किस्त की रकम जारी कर दी गई है, बकिया रकम काम मुकम्मल होने के बाद जारी की जाएगी। वाज़ेह है कि गाजियाबाद के मुजवजा हज हाउस की तामीर काफी दिनों से रुकी हुई थी। फंड जारी होने के बाद इसकी जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद है। इस साल का जनरल हज कोटा 850 लोगों का है, मगर हज पर जाने के लिए 3769 ने फॉर्म दाखिल किए हैं। पहली ही रियासत में 859 लोगों का रिजर्व कोटा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार चौथे साल फॉर्म दाखिल किया है और जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। ऐसे में उत्तराखंड रियासती हज कमेटी की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं जब वजारत खाजा ने इस कोटे को 20% और कम कर दिया है। अब उत्तराखंड रियासती हज कमेटी हज कोटा बढ़ाए जाने को लेकर कोशिश में जुटी हुई है कि इस बार जो है हमारे यहाँ 3769 फार्म जमा हुए हैं कुल, और वो अब तक के सबसे ज़्यादा हैं, इतने कभी जमा नहीं हुए हैं। और 859 रिजर्व कैटेगरी के हैं। 23 तारीख में हमारी बॉम्बे में मीटिंग थी और उसमें 20% कोटा उन्होंने कम किया है सब प्रदेशों का, और इसको लेके हमारे यहाँ बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कोटा बढ़ाने को लेकर मुलाकात की और जो सारे लेटर थे वो उनको दिए, पुराने भी, और उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के नाम जब भी चिट्ठी लिखी है। 13 अहम तजावीज़ की मंजूरी के साथ बेंगलुरु में औकाफ पर मुनक्किदा 2 रोज़ा सेमिनार इख्तिताम पजीर हुआ। इस्लामिक फिक्र एकेडमी के तहत हुए इस सेमिनार में मुतालबा किया गया कि 2013 के वक्त तरमीमी कानून में मौजूद खामियों को दूर किया जाए। मौजूदा औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के साथ मुसलमान नए औकाफ के क़याम की जानिब तवज्जो दें। हिंदुस्तान में औकाफ के मौजू पर इस्लामिक फिक्र एकेडमी के तहत बेंगलुरु में मुनक्किदा सेमिनार इख्तिताम को पहुंचा। सेमिनार की इख्तितामी तकरीब में मारूफ एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने 2013 में मंजूर किए गए वक्फ तरमीमी कानून की खामियों और खूबियों पर रोशनी डाली। जफरयाब जिलानी ने कहा कि तरमीमी कानून के निफाज के बाद कई मुश्किलात और रुकावटें दूर हुई हैं, वहीं इस कानून में चंद एक खामियां भी मौजूद हैं, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर वक्फ तरमीमी कानून में मौजूद खामियों को दूर करे। वक्फ बोर्ड का कंपोजिशन किया गया है और वो नहीं है जो मुसलमान चाहते हैं। उसमें मुसलमानों के उलमा की तादाद वगैरह घटा दी गई है। इसके अलावा उसमें जो वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग में ऐसी तरमीमात कर दी गई कि फंक्शनिंग बिल्कुल हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पर उसमें अब जैसे मुतवल्ली को अपॉइंट करने, रिमूव करने, वक्फ की मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट करने, रिमूव करने का इख्तियार वक्फ बोर्ड पहले डेलीगेट कर सकता था किसी एक मेंबर को, सदर को। अब उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी कि ये इख्तियार डेलीगेट ही नहीं हो सकता है। सेमिनार में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के नुमाइंदे मोहम्मद उबैदुल्लाह ने कहा कि 56 ममालिक IDB ग्रुप के रुकन हैं।
भले ही हिंदुस्तान इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए IDB हिंदुस्तान की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। सेमिनार में इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी ने कहा कि एकेडमी औकाफ के मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। इसमें औकाफ, ज़कात, ये जो है ये फोकस एरियाज़ हैं, तो इसमें हर तरह का जो रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेशन है, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, या ट्रेनिंग करने के लिए जो एक औकाफ के लिए कैडर की ज़रूरत है, जो मैनेजमेंट करने के काबिल हो, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म हो, तो इसलिए जो उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ये हम मुख्तलिफ ममालिक में करते हैं। हिंदुस्तान में अगर इसकी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह ये भी करेंगे। क्योंकि पार्लियामेंट ने भी रजामंदी जाहिर की है कि जो है वक्फ में तरमीम किया जाए और तरमीम करके जो है मुसलमानों को उससे फ़ायदा पहुँचाया जाए, तो इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी जो नेशनल बल्कि आलमी लेवल का एक इदारा है जो शरई मसाइल और उम्मत के मसाइल को हल करता है, उसने 2 दिन का वक्त सेमिनार वक्फ के मौजू पर बेंगलोर जैसे शहर में रखा है। वक्फ के सिलसिले में कई मौज़ूआत पर गौर व खौज के बाद सेमिनार में 13 तजावीज़ मंजूर की गईं। औकाफी इमलाक के मुकम्मल सर्वे के लिए हुकूमत पर दबाव डालने, गैर मजाज कब्जों को हटाने के लिए तहरीक चलाने, महकमे आसर कदीमा के तहत मौजूद मसाजिद और मकाबिर को आज़ाद कराने, तमाम शहरों में औकाफ बचाव कमेटियां कायम करने, नए औकाफ के क़याम की जानिब तवज्जो देने समेत 13 तजावीज़ को सेमिनार में मंजूरी दी गई। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। जी बहुत चाहता है कुछ बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। एक तुम ही न हमारे हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बहुत खूब कहा है बशीर बद्र साहब ने। यूं तो दुनिया में कितना कुछ होता रहता है, मगर जिस चीज को हम बेहद शिद्दत से चाहते हैं बस वही नहीं मिलती। कुदरत का ये कानून जिस किताब में लिखा है, अगर वो किताब कहीं मिल जाए तो न जाने क्या हश्र करें उसका ये दुनिया वाले। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा हो, आंखें थी बेवफा। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा। दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए।
اتنا مجھے بتاؤ میرے دل کی دھڑکنوں ہے، دل کی دھڑکنوں. اتنا مجھے بتاؤ میرے دل کی دھڑکنوں ہے، وہ کون تھے جو خواب دکھا کر چلے گئے، آئے بہار بن کے لبھا کر چلے گئے. کیا راز تھا جو دل میں چھپا کر چلے گئے. پیر سیانے کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بھی بے وجہ نہیں ہوتا. نہ تو آدم اور حوا کا جنت سے نکالے جانا بے وجہ تھا، اور نہ ہی چاند سورج کا ہر روز نکلنا اور ڈھلنا، نہ آسماں سے کبھی پانی کا برسنا تو کبھی کڑی دھوپ کا، اور نہ ہی انسان کا جنم لینا اور اس دنیا سے ودا ہونا. سب کچھ ایک روپ ریکھا کے مطابق چلتا ہے، اور اسی روپ ریکھا کے نیم میں ڈھلا ہے انسان اور اس کی زندگی. اس گیان کا تتھیہ عموماً ہر انسان جانتا ہے، مگر اس کی سمجھداری کے پاؤں اس وقت اکھڑ جاتے ہیں جب وہ کسی سے پریم کر بیٹھتا ہے. آخر یہ بھی تو بے وجہ نہیں ہوتا. دل تو پہلے ہی سے مدہوش ہے، مت والا ہے، اور کچھ آپ نے دیوانہ بنا ڈالا ہے. دل تو پہلے ہی سے مدہوش ہے، مت والا ہے، اور کچھ آپ نے دیوانہ بنا ڈالا ہے. کچھ تو یہ عمر بھی دیوانی ہوا کرتی ہے، کچھ تو یہ عمر بھی دیوانی ہوا کرتی ہے، کچھ جوانی کی مہربان ہوا کرتی ہے. جس نے ہر سانس کو ایک شعلہ بنا ڈالا ہے، اور کچھ آپ نے دیوانہ بنا ڈالا ہے. سچ کہا آپ نے کس وقت مجھے ہوش نہیں، جھوم کر آپ کی باہوں میں نہ گر جاؤں کہیں، جھوم کر آپ کی باہوں میں نہ گر جاؤں کہیں. ان نگاہوں میں ہمیں آج مٹا ڈالا ہے. دل تو پہلے ہی سے مدہوش ہے، مت والا ہے. یہ مچلتی ہوئی زلفیں، یہ دہکتے رخسار، یہ مچلتی ہوئی زلفیں، یہ دہکتے رخسار، روکیے روکیے اپنی یہ ادائیں سرکار. پورے جذبات میں طوفان اٹھا ڈالا ہے.